हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का फर्स्ट पोर्शन एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा ये। उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, अर्थात एसिड बेस कॉन्सेप्ट थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉइंट नंबर टू का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सोर्स, अर्थात आप जो एसिड है उस एसिड को कहाँ से ऑब्टेन करते हो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से एसिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आज का ये पॉइंट समझने का थोड़ा कम है, बट आपको इसको ध्यान से सुनना है। कुछ आपके एग्जाम्पल्स आएंगे, उनके नाम आपको याद करने हैं। तो ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में हम फर्स्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स, और सोर्स के अकॉर्डिंग हम टू टाइप से एसिड को क्लासीफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका है मिनरल्स एसिड। कौन सा है बेटा? सबसे फर्स्ट मिनरल्स एसिड। और इस मिनरल्स एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, अर्थात वो एसिड जिनमें कार्बन नहीं होता। और एक आपका हो गया कौन सा? ऑर्गेनिक एसिड, अर्थात वो एसिड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इसको टू टाइप से क्लासीफाई किया है। एक है मिनरल्स एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, एक है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं? तो ऑर्गेनिक एसिड वो बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। ध्यान दें, इसके नाम से क्लियर है, ऑर्गेनिज्म। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होंगे? हमें ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होंगे, इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स। तो ध्यान रखना, आपके जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स। तो ये प्लांट और एनिमल मटेरियल से ऑब्टेन होंगे, इसलिए इनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और आपके जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होंगे? तो ये होंगे ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ। ये अर्थ के जो मिनरल्स है वहाँ से ऑब्टेन होते हैं। तो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, ये मिनरल ऑफ अर्थ से ऑब्टेन होने की वजह से इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो बेटा आपको ये एग्जाम्पल्स है वो लर्न करने हैं, उनके नाम आपको याद करने हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड जो हैं उनके तो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। सबसे फर्स्ट है HCl, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर टू में आता है H2SO4, इसको क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और नंबर थ्री में आता है HNO3, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। तो ध्यान दें बेटा, ये आपके इनऑर्गेनिक एसिड है, इनके नाम और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब हम यहाँ से ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड में सबसे फर्स्ट हमने लिया है HCOOH, इसको बोला जाता है बेटा फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। ये चीज़ें हम, आपका एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तो आप इनको डायरेक्ट लर्न कर लें। हाँ, इनमें आपको फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी बाद में जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब इसको लर्न कर लेंगे। और अगर आप याद करना चाहो तो आपकी इच्छा। सबसे पहला हमने लिया है फॉर्मिक एसिड, और अब हम यहाँ से बात करेंगे इसके सोर्स, अर्थात फॉर्मिक एसिड को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो आपका जो फॉर्मिक एसिड होता है वो आपकी जो चींटी आती है, एंट जो होती है, उस एंट के डंक में होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि मधुमक्खी मोक जब हमको काट जाती है या जब हमको चींटी काटती है तो उस जगह पर सूजन आ जाता है।
तो वो सूजन क्यों आता है? तो वो सूजन इस फॉर्मिक एसिड की वजह से आता है। तो ध्यान दें, हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्टिंक ऑफ रेड एंड्स, अर्थात आपकी जो लाल चींटी है उस लाल चींटी की जो डंक होता है उस डंक के अंदर आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में मैंने लिया है CH3COOH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। और इसको हम ऑब्टेन करते हैं विनेगर से। किससे ऑब्टेन करते हैं बेटा? विनेगर से। विनेगर का मतलब होता है सिरका। आपने देखा होगा एक पाउडर टाइप का आता है किसी चीज़ को फुलाने के लिए, जैसे ब्रेड होती है ना, तो ब्रेड में उस चीज़ को डालते हैं तो वो ब्रेड फूलने लग जाती है। तो किसी चीज़ को फुलाने के लिए एक पाउडर टाइप आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विनेगर। तो ध्यान दें, CH3COOH को हम एसिटिक एसिड बोलते हैं और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? आपके विनेगर से ऑब्टेन होता है। अब आप आ जाइएगा नंबर 3। नंबर 3 में मैं ले रहा हूँ CH3 CH3 CH2COOH। 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है और 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड। आप टेंशन मत कीजिएगा, जब मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा तब ये नोमेनक्लेचर सब सिखा दूंगा। तो CH3 CH2COOH इसको क्या बोलते हैं? हम ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है रेनसीड्स बटर। आपका जो बटर आता है, बटर, उस रेनसीड बटर से ऑब्टेन होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके अदर्स एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम नंबर 4 में हम लेंगे ऑक्जेलिक एसिड। ध्यान दें, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है और इसे हम ऑब्टेन करते हैं टोमेटो। इसका सोर्स है टोमेटो, टमाटर से प्राप्त होने वाला ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद नंबर 5 में आता है मैलिक एसिड। ध्यान दें, नंबर 5 मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा ये। अभी आप फॉर्मूले याद करें, आपकी इच्छा, नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, बट सोर्स याद होना चाहिए आपको। मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड को हम ऑब्टेन करते हैं बेटा एप्पल्स। अपना जो एप्पल आता है वहाँ से इसको ऑब्टेन करते हैं। नंबर 6 में आपका आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, ध्यान रखो, सिट्रिक एसिड इमली, जो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, सोर, जितने भी आपके खट्टे पदार्थ हैं, एप्पल, इमली, नींबू, आंवला, इनमें सिट्रस एसिड प्रेजेंट होता है। तो ध्यान दें, नेक्स्ट आपका कौन सा है? सिट्रस एसिड। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है COOH और OH। ये इसका फॉर्मूला है। और इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इसको हम ऑब्टेन करते हैं सिट्रस फ्रूट से। आपके जो सिट्रस फ्रूट है उनसे इसको हम ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 7। नंबर 7 में अगर हम बात करें तो नंबर 7 में आपका आएगा टार्टेरिक एसिड। नंबर 7 में आपका आता है टार्टेरिक एसिड। और ध्यान रखना, टार्टेरिक एसिड, टार्टर का मतलब होता है इमली। आपकी जो इमली आती है खाने की, वो इमली के अंदर जो एसिड होता है उसको टार्टेरिक एसिड हम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला भी COOH OH H। ये टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो इसको हम जनरली ऑब्टेन करते हैं ग्रेप्स और एप्पल्स। आपके जो ग्रेप्स और एप्पल है वहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 8। नंबर 8 में आपका आएगा लैक्टिक एसिड। ध्यान दें, लैक्टिक एसिड, मिल्क, दूध को हम लैक्टम बोलते हैं, दूध अपना जो होता है मिल्क, उसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला तो ये होता है HOH इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। और इसको जो हम ऑब्टेन करते हैं वो होता है श्योर मिल्क, खट्टा दूध।
मतलब आपका जो दूध है खट्टा दूध मतलब दही टाइप, उससे इसको हम ऑब्टेन करते हैं, इसलिए इसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। इसी के साथ आपके ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उनके सोर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसका सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिसाइड करेंगे सेकंड, अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो डिसोसिएशन के आधार पर हम दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। एक तो होगा आपका स्ट्रोंगर एसिड और एक होगा आपका वीकर एसिड। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, एक आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो उनको बोलते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। तो विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, वो एसिड जो वाटर में कंप्लीट आयनाइज होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड कौन होंगे? विच पार्शियली आयनाइज इन वाटर। कहने का मतलब वो एसिड जो वाटर में कंप्लीट डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे शुगर, हम चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी पानी में कंप्लीट डिसोशिएट होती है। तो इसी प्रकार से वो एसिड जो वाटर में कंप्लीट डिसोशिएट या आयनाइज हो जाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और जो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो मैंने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। अब आपको पता है अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस लूँगा, अर्थात मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर H2O वाटर लिक्विड में लिया है, तो बताओ क्या होगा? तो ये एसिड है अपना, इसको H+ देगा तो इसके वाया यहाँ पर H3+O और Cl- आयन का फॉर्मेशन होगा। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड, H2SO4। अब H2SO4 को एक्वस में लिया है और वाटर लिक्विड है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। और यहाँ से भी आपके पास H3+ HSO4- आयन का फॉर्मेशन होगा। अब हम ऐसे ही वीक एसिड में डिस्कस करते हैं। तो वीक एसिड में मैंने लिया है CH3COOH एसिटिक एसिड। आपका एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। आपका जो एसिटिक एसिड होता है वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। और जो वीक एसिड वाले होते हैं उनके अंदर हमेशा इस प्रकार का एरो हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड होने की वजह से मतलब डिसोशिएट भी होते रहते हैं और एसोसिएट भी होते रहते हैं। तो अब जब यहाँ से इसका डिसोसिएशन होगा तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? H3+O और साथ में H3COO-। ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये भी आपका एक्वस फॉर्म के अंदर है। तो जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जिनका कंप्लीट नहीं, पार्शियली डिसोशिएट होता है, उनको हम वीक एसिड बोलते हैं। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इस वाले एरो का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एसिड डिसोशिएट होने के बाद दोबारा वापस चेंज नहीं होंगे, जबकि जो वीक एसिड होते हैं उनके लिए हम इस प्रकार के एरो का प्रयोग करेंगे। इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड एक्वस है, इसके अंदर हम वाटर को मिलाकर लिक्विड में मिलाएंगे, मतलब वाटर में इसका डिसोशिएट करेंगे। तो बताओ यहाँ से क्या बनेगा? H3+O एक्वस और CN- का फॉर्मेशन होगा। ये भी आपका वीक एसिड है, इसलिए यहाँ पर भी हम इस रिवर्सिबल एरो का यूज करते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग जो एसिड है, आपके इस स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल में आपके जितने भी मिनरल्स एसिड थे वो सारे के सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, ये सब मिनरल्स एसिड है और ये जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होते हैं। अब बात आती है वीक एसिड। आपके जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हमने पढ़े हैं, आपके मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड्स, तो आपके जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स में आते हैं और आपके जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं।
तो इसमें अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो फॉर्मिक एसिड है, जैसे एसिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड है, ये इनऑर्गेनिक तो नहीं है बट हाइड्रोजन साइनाइड भी इसमें आएगा। इसके अलावा H2S भी इसी में आएगा, H2CO3 है बाइकार्बोनिक एसिड। तो ये वीक एसिड के एग्जाम्पल है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है। अब आता है मेन पॉइंट कि आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो कंप्लीट डिसोशिएट होते हैं। कहने का मतलब इनका 100% डिसोसिएशन होता है, जबकि इनका जो है वो 100% डिसोसिएशन नहीं होता। और इनका 100% डिसोसिएशन होने की वजह से इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान दें, आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इन सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ऐसे ही आपके जितने भी वीक एसिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऑल वीक एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं और जो वीक एसिड होते हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनके अंदर कंडक्टिविटी अर्थात करंट, हम जैसे बात करें कि मैंने ये बीकर लिया है, इसमें मैंने एक बीकर ये लिया है और एक बीकर ये ले रहा हूँ मैं। इसमें मैंने ये इलेक्ट्रोड मतलब एनोड और कैथोड लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने एनोड और कैथोड लगा दिया। इस वाले बीकर में तो हमने भरा है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पर हमने भरा है इस वाले बीकर में वीक एसिड है। अब आप यहाँ से कनेक्ट करके अगर हम मतलब करंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है अर्थात जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि उसके अंदर कंडक्टिविटी का फ्लो लो होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके अंदर H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है अर्थात हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। अगर यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, अगर उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी क्या होगा, मोर होगा। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके वाया हाई कंडक्टिविटी अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का हाई फ्लो होता है। तो इसको हम राइट डाउन करेंगे कैसे, to देखिएगा। बिकॉज हैव हायर कंडक्टिविटी ड्यू टू हायर concentration of H+ ion in aqueous solution। ध्यान रखना, अभी हमने कहा था कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वाया सॉल्यूशन जो होता है उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है, इसलिए वो हाई कंडक्टिविटी करते हैं। और इसमें हम क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे बिकॉज हैव लो कंडक्टिविटी। हालांकि कंडक्टिविटी का फ्लो तो इनमें भी होता है बट इनमें हाई होता है, इसमें लो होता है। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है। कंसंट्रेशन लो होती है अर्थात कंडक्टिविटी का फ्लो होगा बट इसके कंपेयर में यहाँ पर कम होगा। इसी के साथ आपका ये सेकंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम थर्ड नंबर के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम सी में हमारा होगा
अकॉर्डिंग टू कंसर्टेशन, अकॉर्डिंग टू कंसर्टेशन। ध्यान दें, अब हम अकॉर्डिंग टू कंसर्टेशन की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग भी हम एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हो जाएगा आपका कंसर्टेड एसिड और एक हो जाएगा आपका डाइल्यूट एसिड। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक डाइल्यूट एसिड हो गया और एक आपका कंसर्टेड एसिड हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसर्टेशन टर्म्स क्या होती है। कंसर्टेशन टर्म्स क्या होती है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे बीकर लिया मैंने, इस बीकर के अंदर आपका एसिड था, तो इस एसिड के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर, किसके अंदर कितना वाटर आपका है, अर्थात एसिड में जब हम वाटर मिला रहे हैं तो ये अमाउंट ऑफ जो वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसर्टेशन टर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले तो कंसर्टेशन की डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ से, तो ये बनेगा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ एक्वस एसिड सॉल्यूशन। ध्यान दें, किसको बोलते हैं कंसर्टेशन टर्म, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ एक्वस एसिड सॉल्यूशन। आपके जो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हो गया वाटर के साथ एसिड सॉल्यूशन, उसके अंदर जो वाटर की अमाउंट है वही उसकी कंसर्टेशन कहलाएगी। इसके आधार पर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक कंसर्टेड एसिड हो गया और एक आपका डाइल्यूट एसिड हो गया। तो इनके नाम से ही क्लियर है, कंसर्टेड एसिड। देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊं आपको, जैसे अपन दूध लेते हैं तो जो दूध हम गाय या भैंस से निकालते हैं तो निकला हुआ जो दूध होता है वो कंसर्टेड दूध है, क्योंकि इसमें वाटर की अमाउंट नहीं होती। और जब हम दूध वाले से दूध लेते हैं तो दूध वाला दूध में क्या करता है, पानी मिलाकर हमें दूध देता है, तो दूध नहीं देता, वो पानी देता है। तो ऐसा दूध क्या कहलाता है, डाइल्यूट कहलाता है। तो याद रखना, अगर आपके पास जो एसिड है अगर उसमें पानी नहीं है तो कंसर्टेड है, और अगर उसमें वाटर है तो वो डाइल्यूट है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, तो कंसर्टेड एसिड वो एसिड होता है कंटेन लिटिल और नो वाटर। ध्यान रखना, वो एसिड जिसके अंदर जो वाटर है या तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है या फिर न के बराबर होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंसर्टेड सॉल्यूशन या कंसर्टेड एसिड बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कंटेन लिटिल और नो वाटर इन एसिड सॉल्यूशन, उसे बोलेंगे हम कंसर्टेड एसिड। अब बात आती है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट में क्या होगा, डाइल्यूट के अंदर आपका जो वाटर है वो लार्ज अमाउंट में होगा। तो डाइल्यूट की जो डेफिनेशन होगी उसमें होगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एसिड सॉल्यूशन। ध्यान रखना, डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनके अंदर आपका जो वाटर है वो बहुत अधिक अमाउंट में होता है, या हम ऐसे कह देते हैं कि डाइल्यूट जो होता है उसमें वाटर की क्वांटिटी एसिड से ज़्यादा है। अब बात करते हैं आगे, अगर ये कंसर्टेड एसिड है, इनमें वाटर की क्वांटिटी कम है, तो बताओ किसकी तरह बिहेव करेंगे, तो ये बिहेव करेंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। तो यहाँ लिखा जाएगा बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। ध्यान रखना, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर को शो करते हैं, जबकि इनमें वाटर की कंसंट्रेशन मोर होने की वजह से ये आपके वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा बिहेव लाइक वीक एसिडिक नेचर। तो ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर में होते हैं और ये आपके वीक एसिडिक नेचर में होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए
तो इनका आयनाइजेशन कंप्लीट होगा, 100% होगा। जबकि अगर ये वीक एसिड की फॉर्म में होंगे तो इनका आयनाइजेशन क्या होगा, लेस होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब ये क्या होगा, मोर आयनाइज होगा, मोर आयनाइज होगा। और आपको पता है मोर आयनाइज होगा तो यहाँ से जो हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब मोर आयनाइज, हाई H+ आयन कंसंट्रेशन। तो ध्यान रखना, आपके जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं उनका आयनाइजेशन मोर होता है तो उनसे मोर H+ आयन हमें ऑब्टेन होता है। जबकि आपके जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनका आयनाइज मोर नहीं होता, लेस आयनाइज होते हैं ये। और लेस आयनाइज होने के साथ साथ हाई H+ आयन नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो लो होगी क्योंकि इनका आयनाइजेशन लेस होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से डाइल्यूशन ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का डाइल्यूशन, अर्थात एक कंसंट्रेटेड एसिड को हम किस प्रकार से डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, पहले मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिएगा, ये बीकर लिया मैंने और इस बीकर के अंदर हमने यहाँ पर ये लिया है। अब मुझे एक बात बताओ पहले कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड हम किस प्रकार से करते हैं, एसिड में वाटर मिलाएंगे या वाटर में एसिड मिलाएंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी एसिड में हम वाटर नहीं मिलाते। ये वाटर है और हमने एक और सेकंड बीकर लिया है, मैं सॉरी इसमें एक और ये बीकर बना देता हूँ और इस बीकर में से यहाँ से हम ये डाल रहे हैं। क्या चीज़ है ये एसिड है। तो ध्यान रखना, वाटर में एसिड मिलाया जाता है, एसिड में वाटर कभी भी नहीं मिलाया जाता। तो एसिड का जो डाइल्यूशन होता है वो इस प्रकार से होता है कि वाटर में एसिड को डालकर हम उसको डाइल्यूट करते हैं। तभी तो डाइल्यूट जो एसिड होता है उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो एसिड से मोर होती है। अब जैसे इसको डालेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूसली स्टायर करेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर हम हिलाएंगे, कंटिन्यू स्टायर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोजिव भी है, अर्थात हम ऐसे कहेंगे कि यहाँ से अब मेरे पास जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, ये सॉल्यूशन ऑब्टेन हो रहा है, बताओ क्या बोलेगे इसको बोला जाएगा डाइल्यूट एसिड। तो बताओ इस डाइल्यूट एसिड में क्या है, तो यहाँ पर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो आपके एसिड से क्या होगी, मोर होगी। और बेटा जब हम इसको इसमें मिलाकर हिलाते हैं तो आपका ये गिलास जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इससे क्या पता चला कि ये गिलास गर्म हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से एनर्जी, हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो बेटा यहाँ पर हीट रिलीज होती है, यहाँ से हीट क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ से हीट रिलीज हो रही है तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ हीट बाहर निकल रही है तो ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ध्यान दें, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड कैसे किया जाता है। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड के अंदर एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है, न कि वाटर को एसिड में डिजोल्व किया जाता है। तो ध्यान रखना, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड जो है उसको मिक्स किया जाएगा किसके अंदर, वाटर में। ये तरीका सही है। बट अगर आपने वाटर को एसिड में मिलाने की कोशिश की तो ये वे आपका रॉन्ग है, ये हाईली क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजिव हो जाएगा, अर्थात ऐसी कंडीशन पर आग लगने की संभावना है। इसलिए डाइल्यूशन ऑफ एसिड में हमेशा एसिड को किस में मिलाया जाता है, वाटर में मिलाया जाता है। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, वो देखिएगा, डिजोल्विंग एन एसिड, क्या बनेगी डेफिनेशन, डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर, अर्थात एसिड को हम वाटर में जो डिजोल्व करते हैं इज कॉल्ड डाइल्यूशन प्रोसेस। तो बताओ डाइल्यूशन प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी,
तो डाइल्यूशन प्रोसेस की डेफिनेशन होगी डिजोल्विंग एन एसिड इन वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन प्रोसेस एंड ऑब्टेन एसिडिक सॉल्यूशन इज नॉन एज डाइल्यूट एसिड। तो ध्यान रखना, डाइल्यूशन ऑफ एसिड के अंदर हमेशा एसिड को वाटर में मिलाया जाएगा, उसको हम डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, और ऐसी कंडीशन पे जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके कुछ पॉइंट्स, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अभी हमने लिखा था, बताओ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, तो हम लिखेंगे इट इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ध्यान रखना ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसा क्यों? क्योंकि ए लॉट ऑफ हीट रिलीज, यहाँ पर ए लॉट ऑफ हीट, बहुत सारी अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखो जब ये एसिड था तो यहाँ पर इस वाले बीकर में सभी जो कंसंट्रेशन थी वो किसकी थी, एसिड की, तो इसका मतलब यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन मोर थी। लेकिन जैसे ही हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। तो मतलब डाइल्यूशन करने से हम जब डाइल्यूट करते हैं तो वहाँ पर जो H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होती है पर यूनिट वॉल्यूम वो हमेशा डिक्रीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि कंसंट्रेशन करने से, अर्थात जब हम वाटर को डाइल्यूट करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर H+ आयन की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे वो देखिएगा, ड्यू टू डाइल्यूशन। ध्यान रखना डाइल्यूशन करने की वजह से डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H3+ आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना आपका जो एक यूनिट वॉल्यूम है या जो एक फिक्स वॉल्यूम है, उस फिक्स वॉल्यूम में H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर ये 1 लीटर था, इस 1 लीटर में कंसंट्रेशन मान लो इसकी थी 50, लेकिन जैसे इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, अब वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।